प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपकी अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लेखांकन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका अगला पॉइंट है लेखांकन के प्रकार या लेखांकन की शाखाएं। टाइप्स आर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप देख चुके हैं, लेखांकन क्या है। अब जब बात इसके प्रकार की हो तो यहां पे थोड़े से पूर्व ज्ञान के साथ आपको जोड़ना चाहेंगे। वहां हमने बताया था कि जहां पर लेखांकन का कार्य समाप्त होता है, जहां पे पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, वहीं से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। और इस लेखांकन के चरण में हमने आपको बताया था कि कुछ स्टेप्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें से पहला हमने आपको बताया था कि पहला स्टेप हमारा होता है जर्नल, फिर नेक्स्ट होता है हमारा लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस, फिर होता है फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट के 3 स्टेप होते हैं। पहला हमारा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमारा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा स्टेप हमारा इसका कहलाता है बैलेंस शीट। चूंकि ये सारे स्टेप अपनाए जाते हैं लेखांकन के अंतर्गत, इसमें पूरी क्रिया के दौरान कुछ बातें स्पेशल होती हैं और उन स्पेशल बातों को पकड़कर, उन स्पेशल क्रियाओं को समझकर इसकी अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई हैं। क्रिया वही है, लेकिन अलग अलग तरह के कार्य के अनुसार अलग अलग बातें अलग अलग ग्रुप में डिसाइड करके इसे व्यक्त की गई हैं, जिनमें पहला आप पढ़ेंगे वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें किसी भी संस्था की समस्त वित्त संबंधी क्रियाओं को संपादित करने के लिए जिस प्रणाली को अपनाया जाता है, उसमें हिसाब किताब के प्रारंभ से लेकर हिसाब किताब को लिखना, उसको सारणीबद्ध करना, उसका सारांश तैयार करना, और फिर उसके अंतिम खाते तैयार करना, और अंतिम खाते में अपनी आवश्यकता अनुसार सूचनाएं प्राप्त करना, और उन सूचनाओं को उनसे संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना। ये समस्त क्रियाएं एक साथ शामिल की जाती हैं। मीन्स समस्त वित्तीय संबंधी क्रियाएं इस वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत संपादित की जाती हैं और उनका पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से लेखांकन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रणाली के अंतर्गत समस्त वित्तीय व्यवहारों को लिखना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारांश बनाना और उनसे अंतिम खाते बनाकर अपने आवश्यक लक्ष्य को, अपने आवश्यक परिणाम को प्राप्त करना, और प्राप्त हुए परिणाम से संबंधित पक्षकारों को सूचना प्रदान करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। इसमें ये संपूर्ण क्रियाएं संपादित की जाती हैं
जिन्हें आप जब हम न्यूमेरिकल पढ़ाने लगेंगे तो इन सारे एक एक चीजों को आप अच्छे से समझेंगे वहां पर। सेकंड स्टेप है हमारा कास्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। फाइनेंशियल आप देख चुके हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कास्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है कि यहां पर कहीं ना कहीं लागत निकालने की बात की जाती होगी। लागत निकालने की बात कहां पे आएगी? सपोज दैट कोई एक प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट मीन्स उत्पादकीय इकाई, ऐसी संस्था जहां पे किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु के उत्पादन करने के बाद उसे उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें इनकी आवश्यकता है या जो इसे उपभोग करना चाहते हैं। तो यहां पर जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है और वो होता है लागत। वास्तव में उस वस्तु के बनने में क्या लागत आई है, कॉस्ट। और यह जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वर्तमान समय एक गला काट प्रतियोगिता का युग है। इसमें यदि आपका मूल्य बाजार में प्रतियोगी वस्तु के मूल्य से अधिक होगा तो भी आपका सामान नहीं बिकेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आपका मूल्य आपकी लागत से कम होगा तो आप लगातार नुकसान में चलेंगे और यह संस्था के लिए हितकारी नहीं होगा। कुछ दिन बाद नुकसान को झेलने के कारण आपकी संस्था धीरे धीरे डेड कर जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में लागत का ज्ञात होना बहुत जरूरी है और इस लागत के ज्ञात होने के लिए इसमें दो तरह की लागत हमें पता होना चाहिए। पहली हमारी है कुल लागत, कुल लागत टोटल कास्ट, कि किसी वस्तु के बनने में सपोज दैट किसी वस्तु की हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 10 इकाइयां बना रहे हैं, तो उन 10 इकाइयों के बनने में या सॉरी 100 इकाइयों के बनने में 100 यूनिट्स बनने में कुल कितनी कास्ट उस पे आ रही है वो इस उत्पादन लागत के अंतर्गत हम कैलकुलेट करते हैं। और फिर प्रति इकाई कितना मूल्य आ रहा है, प्रति इकाई कितना मूल्य आ रहा है पर यूनिट। मींस अगर हम टोटल कास्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी वस्तुएं उत्पादन की गई हैं उनसे हम उसे भाग दे दें तो हमें पता लग जाता है कि एक इकाई का मूल्य कितना होता है। सपोज दैट किसी कंपनी ने 100 इकाई कोई बनाई, एक साबुन बनाती है, 100 साबुन बना रही है और इन 100 साबुन को बनाने में कंपनी को 1000 रुपए की कुल लागत आई। अब यहां पे हमें जानने की आवश्यकता है कि इस साबुन के बनने में, एक साबुन के बनने में कितनी लागत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम 1000 को 100 से भाग दे देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 10 रुपए प्रति इकाई इसकी उत्पादन लागत आ रही है। मींस 10 रुपए से कम पे अगर इस वस्तु को बेचा जाएगा तो संस्था का नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में संस्था अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार की प्रतियोगिता को देखकर इस पर लाभ की मात्रा निश्चित करके इसका विक्रय मूल्य बना देती है। जैसे 10 रुपए प्रति इकाई मूल्य आ रहा है और संस्था समस्त कस्टमर तक या उपभोक्ता तक पहुंचाने के समस्त खर्चों को उसमें और ऐड कर दे और अपने प्रॉफिट को ऐड कर दे, तो सपोज दैट कंपनी 1 रुपया खर्चा ऐड कर दे रही है और 1 रुपया उसमें फायदा लेना चाह रही है, तो 12 रुपया इसका मूल्य कंपनी निर्धारित कर लेती है। इस तरह से प्रतियोगिता में अपने आप को ये बेहतर तरीके से कंपनी प्रस्तुत कर लेती है। तो लागत लेखांकन की वो प्रणाली है जिसके अंतर्गत या वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं, जिससे उस वस्तु को बाजार में
प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से सही तरीके से बेचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंध वर्तमान समय एक ऐसा युग है जिसमें उत्पादन का कार्य कहीं ना कहीं उत्पादन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत व्यवस्थित होता है। उत्पादन के तमाम घटक हैं, जैसे कर्मचारी हैं, मशीनें हैं, माल है। तो ये सारे जो घटक हैं, इनका यदि प्रबंधन व्यवस्थित तरीके से कर लिया जाए तो निश्चित रूप से ही कम लागत में अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है जिससे कोई भी काम बिल्कुल आसान हो जाता है और व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से हो जाता है। आगे जब हम आपको प्रबंध के कार्य पढ़ाएंगे तो वहां पे हम प्रबंध के कार्यों में नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, इस तरह के ढेर सारे कार्य बताएंगे। नियोजन का मतलब किसी कार्य को करने के पहले योजना बना लेना भी प्रबंध का एक अंग है, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को करने के पहले, किसी कार्य को करने के पहले उसकी योजना बना लेते हैं तो हम उस योजना के अनुसार ही अपने कार्य को करते हैं। हमारे पास पहले से पाथ होता है, रास्ता होता है कि जिस रास्ते पे ही हमें चलना है। दूसरा है संगठन। जो व्यक्ति उस उत्पादन की क्रिया में शामिल होते हैं वे सब, उनको पता होता है कि हमारा एक मोटो है, हमारा एक लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे सब लोग आपस में संगठित रहते हैं, समूह की भावना से काम करते हैं। नियंत्रण, कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि नियंत्रण नहीं होगा तो यह बिना नाविक के नाव के समान व्यवस्था हो जाएगी। जहां उसकी इच्छा होगी, जैसे वो अनुकूल अवसर पाएगा वैसे ही वो निकलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो संस्था के पास संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाना, जिससे कम से कम खर्चों से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इस शाखा को हम कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। इसी के तहत प्रबंधक वर्ग की नियुक्ति होती है और वे सारी क्रियाओं को समुचित तरीके से संपादित कराते हैं संस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। आपको पता होगा कि यदि हम धनार्जन कर रहे हैं तो उसके बदले टैक्स भी देना पड़ता है। टैक्स कई तरह के होते हैं, जैसे उन टैक्स में हमारा आता है नगर पालिका कर, विक्रय कर, उत्पादन कर, उपहार कर, आयकर, इस तरह से तमाम तरह के टैक्स होते हैं। और उन सारे टैक्स के बारे में हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी आपसे चर्चा किया था कि यदि हम धन कमा रहे हैं तो सरकार को, चूंकि हम सरकार की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो इस सरकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें कर भी देना पड़ता है। और उस कर का निर्धारण हमारे उत्पादन के अनुसार, हमारी आय के अनुसार और सरकार के निर्देशों के अनुसार, इन पहलुओं पर उसे एडजस्ट किया जाता है।
तो यहां पे इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है क्योंकि टैक्स अगर आप सही तरीके से नहीं कैलकुलेट करते तो वहां पे दोनों तरह के नुकसान यहां पे भी हैं। पहला नुकसान, यदि आप सही तरीके से टैक्स की गणना नहीं करते हैं, कम कर सरकार के पास जमा करते हैं या कर लेने वाली संस्थाओं के पास कम कर जमा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कर चोरी के भागीदार बनेंगे। दूसरी स्थिति में यदि आपने सही गणना नहीं किया और जितना नियत कर है उससे ज्यादा राशि आपने जमा कर दिया और आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, तो वहां पे आवश्यकता से अधिक धनराशि आपके पास से चली गई, तो दोनों ही स्थितियों में यह कर हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए इसके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई, इसकी एक अलग से शाखा बना दी गई और उसके अंतर्गत सिर्फ केवल कर का कैलकुलेशन, कर पर नियंत्रण, कर संबंधी सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स अकाउंटिंग क्या है। जब आप बीकॉम में जाएंगे तो वहां पे आपको इनकम टैक्स नाम से एक सब्जेक्ट ही पढ़ने को मिलेगा, वहां पे आप टैक्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। वैसे ही वैट वगैरह कुछ टैक्स हैं जिन्हें आप अभी अपनी जर्नल एंट्री के टाइम पे भी आप समझेंगे। नेक्स्ट है आपका सरकारी लेखांकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार अपने क्रियाकलापों का, अपनी संस्थाओं का जिस तरह से लेखांकन करती है या जिस विधा के अंतर्गत लेखांकन करती है उसे कहा जाता है सरकारी लेखांकन। सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय सत्ताएं होती हैं जिनमें आपकी नगर पालिका होती है, जिला बोर्ड होते हैं, नगर निगम होते हैं। ये सारी संस्थाएं अपने हिसाब किताब के लिए लेखांकन की जिस पद्धति या जिस प्रणाली को अपनाते हैं उसे कहा जाता है सरकारी लेखांकन प्रणाली। सरकारी लेखांकन प्रणाली इसलिए आवश्यक है कि सरकार जो भी कर लेती है उस कर को पब्लिक के ऊपर ही खर्च करती है, तो उसका आय और व्यय दोनों का प्रॉपर तरीके से विवरण सरकार को भी रखना पड़ता है। जो भी लेन देन सरकार कर रही है उसका क्या वर्गीकरण है, इसका भी सरकार को स्पष्ट विवरण रखना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार जिस प्रणाली को अपनाती है उसे सरकारी लेखांकन प्रणाली कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से तो कैश सिस्टम अपनाया जाता है। कैश सिस्टम का मतलब यह है कि रोकड़ प्रणाली, क्योंकि सरकार के पास जो इनकम आ रही है वो कैश में ही आ रही है और सरकार जो खर्च कर रही है उसे कैश में ही खर्च कर रही है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे यह जानने की आवश्यकता है कि सरकारी संस्थाएं जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं इनके द्वारा जिस प्रणाली को अपनाया जाता है उसे कहा जाता है सरकारी लेखांकन प्रणाली या सरकारी लेखांकन। नेक्स्ट है आपका पॉइंट सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। यह है व्यापार संबंधी जो क्रियाएं की जाती हैं, कहीं ना कहीं इन्हें करने की जो जगह होती है, करने का जो स्थान होता है वो समाज होता है। अगर समाज है, समाज में सारी क्रियाएं अगर की जा रही हैं तो इसकी भी एक विधि होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज का प्रत्येक तत्व प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे होता है? जैसे कोई नीति है, कोई नियम है, उसमें परिवर्तन हो रहा है
तो अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन की सूचना जब समाज के प्रत्येक तत्व को मिलेगी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी, प्रत्येक एलिमेंट को मिलेगी, तभी तो वो उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर पाएगा। इसलिए सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सी होती हैं। बहुत से ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता है, बल्कि जिनका उद्देश्य होता है सेवा भावना। इसे गैर व्यापारिक संस्था भी कहा जाता है। इनका भी समाज के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए भी एक अलग से लेखांकन प्रणाली है। तो जहां पर समाज का सीधा सीधा हित होता है, वहां पे लेखांकन की जो क्रिया होती है वो क्रमबद्ध तरीके से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सरकारी सामाजिक लेखांकन की बात है वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होता है और हर क्रम पर, हर परिवर्तन पर समाज को सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो ऐसी विधा को, ऐसी व्यवस्था को सामाजिक लेखांकन के नाम से जाना जाता है। लास्ट है मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसको HRA के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि व्यवसाय के जो संसाधन होते हैं, भूमि, भवन, मशीन, और जो अगला संसाधन होता है वो होता है मानव। वर्तमान समय में मानव को किसी भी उत्पादन इकाई में एक संसाधन के रूप में माना जाता है। इसे कहा जाता है मैन पावर। जिस संस्था के पास जितनी अच्छी स्किल्ड मैन पावर होती है, वो संस्था उतनी तीव्र गति से उन्नति करती है, क्योंकि स्किल्ड पर्सन किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं। तो मानव संसाधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की यह है कि जो भी मानव शक्ति है, किसी भी कंपनी में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जो भी मानव शक्ति है, उस मानव शक्ति का मूल्यांकन और उनके लेखों को, उनसे प्राप्त परिणामों को, उनके लिए की गई कल्याणकारी व्यवस्थाओं को, उनकी भर्ती को, उनके रिटायरमेंट को और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं को जिस लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है उसे मानव संसाधन लेखांकन कहते हैं। मानव संसाधन बिल्कुल स्पष्ट है कि संसाधन के रूप में मानव का प्रयोग, इसके लिए भी एक लेखांकन प्रणाली है। इसका एक डिपार्टमेंट होता है, HRA डिपार्टमेंट, जिसमें किसी भी संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की अवधि, यदि वो अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए पारिश्रमिक की गणना, निर्धारण, पारिश्रमिक का निर्धारण, उनका अवकाश ग्रहण, उनकी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं, उनको दिए जाने वाले भत्ते, इन सारी चीजों का जहां पे लेखांकन किया जाता है जिस विधा के अंतर्गत, उसे कहा जाता है मानव संसाधन लेखांकन। मीन्स मानव का संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए लेखांकन प्रणाली। तो उम्मीद करते हैं कि लेखांकन की जो शाखाएं हैं या जो टाइप्स हैं उन पे हमने अलग अलग चर्चा किया है। तो हमारी ये उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको यह बातें अभी भी समझ में नहीं आई हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या जो आपका ग्रुप बना है वहां पे प्रश्न करके आप बातों को और अच्छे तरीके से पूछकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।